यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट की जब हम बात कर रहे थे तो पार्ट क्या था, पार्ट 5 था किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक, जिसमें हमने आर्टिकल 79 के रेफरेंस से वो पढ़ा, जिसमें ये कहा गया था कि जो आपका पार्लियामेंट होगी, जो यूनियन पार्लियामेंट होगी, वो 3 बॉडी को मिला के बनेंगी, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों उसमें होते हैं, ठीक। उसके बाद ये भी बात हुई कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या होना चाहिए, जैसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 25 ईयर्स फॉर लोकसभा, 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा, है ना, कोई प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, और साथ ही साथ इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक, अनसाउंड माइंड ना हो, ये सब चीजें थी। वहीं पर हमने जब बात की थी कि जो आपका अ, लोकसभा है वो कितने मेंबर्स से मिलके बनती है, जैसे 552 है, उसमें 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, और जब हम राज्यसभा की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी 250 की, कि 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन करंट में हम देखते हैं तो राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245 है। जो राज्यसभा को सीट एलोकेट की गई है वो कहाँ पे की गई है, शेड्यूल 4 में की गई है, ठीक है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था। और साथ ही साथ उसका प्रोसीजर देखा था कि 0 आर क्या होता है, क्वेश्चन आर क्या हो सकता है, कोरम क्या होता है, ये सब चीजें। वहीं पर जब हम पार्लियामेंट की पावर की बात करते हैं तो इसमें जब पार्लियामेंट की पावर की बात आती है तो इसके पास कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर में कौन सी पावर आती है कि इसके पास एक तो जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें जितने भी मैटर्स दिए गए हैं उन सब पे ये कानून बना सकती है। साथ ही साथ आपके जो कंकरेंट लिस्ट में मैटर दिए गए हैं उस पर भी इसको कानून बनाने का अधिकार है। और रेसिड्यूरी पावर भी, यानी कि ऐसे विषय, ऐसे मैटर्स, ऐसे सब्जेक्ट तो कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं ना, सेंट्रल लिस्ट में दिए गए हैं, उन पर भी जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, वो कानून बना सकती है, भले ही वो किसी भी लिस्ट में हो या ना हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कुछ इमरजेंसीज में, कुछ ऐसी सिचुएशन में ये स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। कब? जब इमरजेंसी लागू हो, जब जो आपके 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करते हैं उसको कि जो है आप हमारे सब्जेक्ट पर क्या बनाइए, लॉ बनाइए, या फिर जो राज्यसभा है वो ये कहती है कि आपको स्टेट लिस्ट पर कानून बनाना चाहिए, किससे? बाई 2/3 मेजोरिटी, है ना, 2/3 मेजोरिटी के द्वारा वो ऐसा कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंपोर्टेंस का है, इसीलिए। तो ये क्या है, ये लेजिस्लेटिव पावर है, उसकी कानून बनाने की शक्ति है। किस पे? यूनियन लिस्ट पे बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट पे बनाएगी, इन दोनों लिस्टों में जो विषय नहीं है उन पे भी बनाएगी, और साथ ही साथ कुछ परिस्थितियों में स्टेट लिस्ट पे भी बनाएगी। जब फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं हम पार्लियामेंट की, तो वहां पर क्या आता है? पार्लियामेंट पासिस द यूनियन बजट। यूनियन बजट को कौन पास करता है? पार्लियामेंट ही तो पास करती है। अगर कभी भी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यूनियन बजट जैसे कि आपका फरवरी में पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, और अगर वो फरवरी में किया जाए किसी कारणवश, तो वहां पर जो पार्लियामेंट है वो किसके थ्रू, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है उससे कहती है, एग्जीक्यूटिव को ऑथोराइज करती है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से वो चलाए देश का, जब तक कि कोई बजट पास नहीं होता है। ये कहते हैं इफ द यूनियन बजट इज नॉट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, then vote on account authorizes the executive to draw funds from consolidated fund of India until budget is passed by the parliament.
तो वो क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज कर सकती है कि भैया तब तक आप एक ऐसा बजट बना लीजिए जिससे कि देश में व्यवस्था बनी रहे, और उसके बाद जब भी कभी जो वित्त मंत्री है जब बजट पेश करेंगे वो सब एडजस्ट कर लिया जाएगा उसमें। तो जब तक आप देश की निधि से क्या करें, काम चलाइए देश का। अगर बजट पास नहीं हो पाता किसी वजह से तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। साथ ही साथ जो आपके एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, उन सबकी सैलरी डिसाइड कौन करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। साथ ही साथ नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी टैक्स आपका क्या इम्पोज नहीं किया जा सकता जब तक कि पार्लियामेंट से वो अप्रूव ना हो जाए, है ना, मनी बिल के थ्रू, कि हाँ ये लगाया जाना है या नहीं लगाया जाना है। अगर लगाया जाना है तो ठीक है, नहीं लगाया जाना है तो वो नहीं लगेगा। सरकार भी उसको नहीं लगा सकती जब तक कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव ना कर दे। वहीं पर कुछ, जैसे एक तो लेजिस्लेटिव पावर जिसमें कि कानून बनाने की शक्ति दी गई है, साथ ही साथ फाइनेंशियल पावर जिसमें कि जो बजट पास करने की शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास है। थर्ड पावर में जुडिशियल पावर की हम बात करते हैं। अच्छा, जुडिशियल पावर से ही पता चलता है कि जिसमें कि आपके पास निर्णायक मत हो, जिसमें कि आपके इतने सक्षम है, कैपेबल है कि आप डिसीजन दे सकते हैं। तो जुडिशियल पावर में ये कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट व्हेन इट्स अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। पार्लियामेंट के पास इतनी भी पावर है कि वो प्रेसिडेंट को हटा सकती है महाअभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। और ये जो महाअभियोग होता है, ये कहाँ पर, ये दो जो आपके दोनों हाउसेस हैं, जो दोनों आपके सदन हैं, उनमें से किसी भी सदन में प्रपोज किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में रखा जाएगा राष्ट्रपति को निकालने का, नहीं, ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। और इसको रखने के लिए 1/4 मेंबर होने चाहिए एग्री, कि हाँ हम जो है इसको रखना चाहते हैं, इस रेजोल्यूशन को, इस प्रस्ताव को स्पीकर के सामने, या अगर हम बात करते हैं उधर तो चेयरमैन के सामने हम रखना चाहते हैं बाय दी 1/4 मेजोरिटी। और उसके से पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है। जब कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात आती है तो वहां पर क्या करना होता है, पहले आप स्पीकर को, अगर आप लोकसभा में उसको प्रपोज करना चाहते हैं, और अगर आप राज्यसभा में प्रपोज करना चाहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को यानी कि चेयरमैन को 14 दिन का नोटिस देंगे कि ऐसे ऐसे हम जो है महाभियोग लाना चाहते हैं। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति को भी हटा सकती है, और राष्ट्रपति हमेशा सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हटाया जाता है, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो संविधान का उल्लंघन करता है, सिर्फ एक ही ग्राउंड है उसको हटाने का, बाकी उसको नहीं हटाया जा सकता, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अदरवाइज उसको हटाया नहीं जा सकता इस पद से। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, बस ये है कि जब वो वोलेशन के जो प्रोविजंस हैं उनको नहीं मानता है, या फिर जब कैबिनेट ने उसको करने के लिए कहा है संविधान के अंदर कुछ और वो उसको नहीं कर रहा है, तो ये सब कहाँ चला जाता है, वोलेशन में चला जाता है। ठीक है, तो जुडिशियल पावर भी उसके पास है कि वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है पार्लियामेंट में। साथ ही साथ जो आपके जजेस होते हैं, क्योंकि जजेस को आपको पता है अपॉइंट करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति को दी गई है, तो वहीं पर जो जजेस भी जब हटाए जाते हैं ना, तो उनके लिए भी जो रेजोल्यूशन लाया जाता है वो कहां पर लाया जाता है, पार्लियामेंट में लाया जाता है, उनको हटाने का भी, जो इम्पीचमेंट है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इसकी इलेक्टोरल पावर की, इलेक्टोरल पावर समझते हैं अपॉइंटमेंट पावर की, तो हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो किसको अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। क्योंकि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में कौन कौन होता है, एक तो पार्लियामेंट यानी कि दोनों हाउसेज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो किसको अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर रखती है, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर रखती है, और साथ ही साथ स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, वो सब किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये क्या हो गई इसकी इलेक्टोरल पावर, चुनाव की शक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ये सब। अब बात आती है इसकी अमेंडमेंट पावर की, किसकी, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर। अमेंडमेंट किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
जो दोनों हाउसेस हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं थ्रू सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो 3 तरीके से उसमें परिवर्तन या संशोधन हो सकता है। कैसे? या तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, वो विषय बताए गए हैं कि किन विषयों में सिंपल मेजॉरिटी चल जाएगी संशोधन के लिए, वो विषय कौन से होंगे जिनमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, और वो विषय कौन से होंगे जिनमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ-साथ आपके हाफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट भी चाहिए। तो बताया गया है, तो 3 तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। तो अमेंडिंग पावर भी इसके पास है कि ये अमेंडमेंट भी कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना? कुछ लोकसभा की स्पेशल पावर भी आ जाती हैं, जैसे कि जो मनी बिल है, मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा या इनिशिएट किया जाएगा। इट इज सेंट टू राज्यसभा वेयर इट कैन बी चेक्ड ऑन फॉर अप टू 14 डेज। देखिए, इनिशिएट लोकसभा में किया जाता है मनी बिल जिसमें कि मनी से रिलेटेड चीजें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड, जैसे किसी पर टैक्स लगाना है या जो अलाउंस है, जो सैलरीज बननी है, ये सब चीजें जब उनका जब जिक्र आता है तो वो क्या है, सब मनी बिल में आएगा, जहां पे पैसों से संबंधित चीजें हों। और साथ ही साथ आप जब मनी बिल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल 110 आपको बताता है कि व्हाट विल बी दी मनी बिल। और ये मनी बिल लोकसभा में इनिशिएट किया जाएगा, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा में ये 14 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो ये अपने आप पास मान लिया जाएगा और वापस लोकसभा में आ जाएगा। 14 दिन का ही समय होता है राज्यसभा के पास, वो कुछ नहीं कर सकती इसमें, अपने सुझाव दे सकती है वो लोकसभा को, अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए मनी बिल में। और उसके बाद ये फिर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और उसको इस पे सहमति देनी ही देनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। Motions of no confidence against the government can only be introduced and passed in the Lok Sabha। जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है सरकार के खिलाफ, है ना, जब सरकार को गिराना होता है और जी ये पता चलता है कि मेजोरिटी में नहीं बन रही है, उसके जो क्या कहते हैं सांसद है, ये सब है, इन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया है, जो एमएलएज हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, तो ये क्या कहते हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस है, जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ पे लाया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। जब हम बात करते हैं आपकी क्या कहते हैं किसकी, जैसे प्रधानमंत्री के लिए, तो कहाँ पे लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा स्टेट की। तो ये वहीं पे लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी सरकार के खिलाफ लाना है तो लोकसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा की इसमें कोई पावर नहीं होती है। मैडम ये 3 पॉइंट है। एक तो आपने बताया कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें हम्म पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, हम्म लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में। लेकिन जो हाँ हमारा लैंड बिल था वो स्टेट सब्जेक्ट था, बिना किसी स्पेशल उसमें बनाया। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि फाइनेंस मनी बिल है, अब तो हम्म गवर्नमेंट बिना किसी डेफिनेशन के भी मनी बिल डिक्लेयर कर देती है और उसका कोई पावर वो नहीं है। तीसरा जो अभी आपने बताया कि जो ये अभी पॉइंट था ना, हम्म इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन है, शायद वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होता, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट नहीं होता। इन तीनों को थोड़ा बता दीजिए। पहला आपने क्या कहा था, लैंड से रिलेटेड कुछ था? हाँ, वो ला था, वो स्टेट सब्जेक्ट था और हमारी गवर्नमेंट ने उस पर जो है पार्लियामेंट ने बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपनी तरफ से बना दिया। हाँ देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर आपका आर्टिकल है, वो जब आप जाएंगे 245 है, आर्टिकल 245, जिसमें ये कहा गया है कि जो संसद है ना, जो पार्लियामेंट है, वो भारत के किसी भी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब कोई किसी पे बना सकते हैं ना। नहीं नहीं, आप बिना समझिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो उसमें नहीं बनाएगा, वो उसमें नहीं बनाएगा। लेकिन जब आप लिखते हैं और जो चीजें हैं कि भैया है ये ऐसी,
लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ रही है या फिर अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बना देना चाहिए, तो वो उस पे बना देते हैं कानून। क्यों? क्योंकि जो संसद है उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरे भाग में से किसी भाग के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। और अगर, हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई कानून है जो बनाया है किसने, पार्लियामेंट ने, और फिर उसी पर कानून बना दिया स्टेट ने, तो वहां पर आपका जो पार्लियामेंट है उसका प्रीवेल करेगा, ना कि स्टेट का। यस यस, ठीक है, हाँ ये तो ठीक है। दूसरा मेरा ये था कि किसी बिल को भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल बिल डिक्लेयर कर सकती है, चाहे वो डेफिनेशन में आए या ना आए। अभी आप मेरी बात सुनिएगा इसके लिए। देखिए, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दो अलग अलग बिल होते हैं। मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो 1110 में आपको मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक उसमें बताया गया है कि भैया ये चीजें अगर उसमें होंगी तो वो मनी बिल कहलाएगा, उनमें से चाहे एक चीज हो चाहे आधी चीज हो। ठीक। और उसके बाद जो फाइनेंशियल बिल होता है वो मनी बिल प्लस ऑर्डिनरी बिल का मिश्रण होता है, मिक्सचर ऑफ मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। तो अगर उसमें मान लीजिए कहीं पर भी थोड़ा भी जिक्र आ रहा है कि पैसों का, और वैसे वो सिंपल बिल है, तो उसको फाइनेंशियल बिल वो बना सकते हैं। हाँ यही कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट तो हर बिल में होता है। हाँ, तो अभी मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि वो जो है, जो मिक्सचर होता है दोनों का, उसको फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। ठीक। तीसरा, या मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही आता है, जो लोकसभा में जो इनिशिएट करते हैं देखिए, ना, गवर्नमेंट नो किसकी होती है, कॉन्फिडेंस। मेरा जो मानना था, मेरा ये कहने का था कि गवर्नमेंट किसकी होती है। गवर्नमेंट उसी की होती है जो प्रधानमंत्री होता है। हाँ नहीं, वो ठीक है, टेक्निकली ठीक है, लेकिन वैसे अपने जो हाँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन के। उसी को मतलब प्रधानमंत्री एक इंडिविजुअल, नहीं कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री को हटाना है और दूसरे एमपी को बनाना है, नहीं नहीं, इंडिविजुअल नहीं। मेरा मतलब था उस सरकार पूरी बीजेपी से। या यही मेरा मानना है। ठीक है। अ, मैम आज आप बैराक में से कौन कौन से आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं? देखिए, ये तो सिर्फ पावर थी और ये किसी आर्टिकल में नहीं दी गई है इसकी पावर। ओके। ये सिर्फ हमको जो है खुद से बनानी होती है कि भैया इसके, जैसे कि आप जब इसको पढ़ते हो 79 टू 122, तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि इसके पास क्या क्या पावर है, इसके आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ही। मैडम ये कौन से आर्टिकल होंगे, कौन से नंबर तक होंगे? देखिए, 79 टू 122 आप ऊपर मेंशन कर देंगे जब आप इसको लिख रहे होंगे, आर्टिकल 79 टू 122। जब हम बात करते हैं 79 की, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट बताया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। जब हम मैडम बात करते हैं 80 की, तो उसमें राज्यसभा का स्ट्रक्चर बताया गया है। जब हम 81 की बात करते हैं तो लोकसभा का स्ट्रक्चर बताया गया जी, है ना? ठीक है मैडम। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे 84 है, क्वालिफिकेशन बताता है। जी, ठीक। 102 है, डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। 85 है, वो ये बताता है कि कब जो है राष्ट्रपति दोनों का ज्वाइंट सेशन ले सकता है, दोनों सदनों का कब बुला सकता है। ठीक। तो इसी तरीके से क्या है, जब आप आगे बढ़ते रहते हो उसी में आपको पता चल जाता है, और इसका ना कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है। ये क्या है, थ्योरेटिकल बेस है कि क्या क्या पावर उसके पास है। तो जैसे हम कहते हैं कि वो कंकरेंट लिस्ट पे कानून बनाने की शक्ति किसको है, दोनों को है। तो यहाँ पर ये हमें लिखना पड़ेगा, सेंटर लिस्ट पे कौन बनाएगा, ये बिल्कुल लिखा हुआ है उसमें साफ साफ कि वो बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। जी मैडम, तो ये बिल्कुल एकदम बेसिक। ठीक, थैंक यू मैडम। अमेंडिंग पावर है, ये 368 में दिया गया, आर्टिकल 368 है। जी ठीक। तो ये जी आपको सिर्फ लिखना है इस तरीके से। मैम ये क्वेश्चन इसमें से पावर्स के ऊपर आता है? देखिए, जब आप पार्लियामेंट लिखते हो तो आप पावर्स लिख दो साथ में, है ना? इससे आपके जो ये शिकायत रहती है ना कि ये पेजेस नहीं कवर हो रहे हमारे, ये नहीं कवर हो रहा, भले ही आप उसको बिल्कुल एकदम ये ना लिखो कि आपने उसको डिटेल में लिखा है, नहीं। अगर आपके पास आपको लगता है कि अच्छा इतना मैं लिख चुका हूं और बस थोड़ा सा ही मेरे पास वो बचा हुआ है स्पेस, तो उसमें आप सिर्फ पावर डाल दो। कौन कौन सी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर है ना, इलेक्टोरल पावर है, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, अमेंडिंग पावर है, बस इस तरीके से। थैंक यू मैडम। अब देखिएगा, अब बात आती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की, कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, और इसमें जो आपके आर्टिकल हैं वो 52 टू 78 हैं। अगर मैं बात करती हूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव की, और आपका जो सिलेबस है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेसिडेंट पूछता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपसे क्या पूछेगा, वो सिर्फ प्रेसिडेंट पूछेगा। और जब प्रेसिडेंट पूछेगा तो हमारे आर्टिकल होंगे वहां पर आर्टिकल 52 टू 62। आर्टिकल 52
से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट दिया गया है। वो एक एक आर्टिकल में आपको बताती चलूंगी। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलके बनती है आपको पता होगा। कौन कौन होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सबको मिला के क्या बनती है? आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव बनती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि ये सभी क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड है। और इनमें जो सुपीरियर हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। और इसीलिए इन्होंने सिर्फ क्या पूछा आपसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में, जो आपका टॉपिक है प्रेसिडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में। तो बात करेंगे प्रेसिडेंट की, जो आर्टिकल 52 है। 52 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहना किसका है? आर्टिकल 52 का है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। संसदात्मक सरकार है हमारे यहाँ पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना दो हेड होते हैं, एक होता है रियल हेड और एक होता है नॉमिनल हेड। एक है रियल एग्जीक्यूटिव, एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जब हम रियल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट, ये है कौन? रियल एग्जीक्यूटिव। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट, जो नाम मात्र का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होंगे, ट्रीटीज होंगे, जो एम्बेसडर यहाँ से भेजे जाएंगे, जो भी हमारे क्या कहते हैं दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो सब किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। डिफेंस का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? सीजेआई हो या कोई भी हो, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हाई कोर्ट के जजेस को कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पे दो तरीके के हेड होते हैं, एक रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। और जो आपकी क्या बात करती हूँ मैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की, तो वहां पे रियल हेड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। जैसे आप अमेरिका को देखते हो, तो अमेरिका में सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ये क्या है? पूरे भारत का हेड है। लेकिन वहीं पर हम जब प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हेड है। और ये क्या है? ये पूरे स्टेट का हेड है। स्टेट मतलब पूरी कंट्री का हेड है। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक ये है। एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेटरी ऑफ द नेशन। किसके? एक प्रतीक के रूप में काम करता है। किस प्रतीक के रूप में? एकता, अखंडता, सहकारिता के प्रतीक के रूप में काम करता है ये। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो पार्ट 5 है वो आपका किससे रिलेटेड है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से भी, यूनियन पार्लियामेंट से भी। कौन सा? पार्ट 5। और जब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की तो वो आते हैं आर्टिकल 52 टू 78, लेकिन हमें प्रेसिडेंट पढ़ना है तो आर्टिकल 52 टू 62। तो 52 के बाद कहां पे जाया जाएगा? 52 के बाद हम जाएंगे 53
8 पर, उसके बीच के जो आपके आर्टिकल हैं उन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि पहले हमें 58 देखना पड़ेगा कि जो राष्ट्रपति है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या दी गई है। हालांकि इन्होंने वो चीज बाद में रखी, क्वालिफिकेशन और इलेक्शन पहले रख दिया। तो इलेक्शन की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे फिर इलेक्शन पे आएंगे। तो जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, ये कहते हैं कि उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है जैसे कि नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए तब तक एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक ना हो, है ना। नेगेटिव भाषा में बात की गई है। तो अगर हम पॉजिटिवली इसको लें तो क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना जरूरी है। मैंने क्लास में भी कहा था, संडे की क्लास में भी, कि भारत का नागरिक होने का मतलब ये नहीं है कि नागरिक बाय बर्थ हो वो, है ना, सिटीजन बाय बर्थ नहीं। भारत की नागरिकता अगर उसने एक्वायर की है तो ही विल बी एलिजिबल। तो बाय बर्थ नागरिक नहीं, सिर्फ भारत का नागरिक लिखा हुआ है। तो वो बाय बर्थ भी हो सकता है और बाय आपका जो क्या कहते हैं एक्वायर भी हो सकता है ना, कि उसने अगर सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो भी हो सकता है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड ये कहते हैं कंप्लीटेड द एज 35 ईयर्स, कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो। फिर ये कहते हैं क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए। और वो योग्य कब होगा? वो योग्य तब होगा जब उसका नाम जो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा बनाई गई कॉन्स्टिट्युएंसी में आता हो। यानी कि वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए भारत के किसी भी क्षेत्र के, है ना। उसके पास वोटर आईडी होनी चाहिए, वो वोट डालने के काबिल होना चाहिए कि हाँ वो वोट डालता हो भारत के अंदर, तभी एलिजिबल होता है वो मेंबर बनने के लिए, एमपी बनने के लिए। तो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। और साथ ही साथ जैसे वहां पे कहते हैं ना वो कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें आगे ये कहते हैं अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण करता है वो इसके योग्य नहीं होगा। और साथ ही साथ एक ना आपका एक्सेप्शन दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, अगर कोई इस पद पर है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। इन्होंने कहा अगर कोई भैया मिनिस्टर है या फिर कोई क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो किस पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है। लेकिन अगर वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंदर कोई भी कार्य करता है तो वो क्या, उसको क्या माना जाएगा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन ये पद ऐसे हैं जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, एमपी, जैसे कि एमपीज, एमएलएस, तो इनको क्या है, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। ये मैम अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा हो तो मतलब उसे रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है बिल्कुल है। अभी आप कंडीशन 59 की भी पढ़िएगा। जब आप आर्टिकल 59 पे जाते हैं तो वहां पे लिखा है ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर। जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो सकता है। ये राष्ट्रपति के लिए एक बात की गई है। अगर वो किसी पद पर है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा पर्चा भरने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, इसमें कह दिया गया। वैसे तो माना जाता है कि भैया ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है,
ये जो है लाभ के पद नहीं है कि हम ये माने कि ये लालच में किए जाने वाले कार्य हैं, लालच में आप बने हो, नहीं। इनको मतलब एक वो जो नैतिकता है ना, जो मोरालिटी है, उसके हिसाब से इनको कहा गया है कि भैया ये जो है किसी भी प्रॉफिट के ऑफिस नहीं है, बल्कि तो जनता के हित के ऑफिस है। और बाद में ये कहा गया कि भैया वो कोई भी ना तो एमपी होना चाहिए ना एमएलए होना चाहिए, अगर वो है तो पहले रिजाइन देगा, उसके बाद इसके लिए वो पर्चा भरेगा, चुनाव में एलिजिबल होगा। कोई गवर्नर मैम प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट हो सकता है, मतलब बिना रिजाइन करे, मतलब इलेक्ट होने के लिए खड़ा हो सकता है? नहीं नहीं, रिजाइन करना पड़ेगा पहले, गवर्नर को? बिल्कुल रिजाइन करना पड़ेगा, उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके। वो गवर्नर कब है? वो गवर्नर तभी है जब वो इनमें से किसी उसका वो था। ओके। मैम बेयर एक्ट में जो 59(1) लिख रहा है, इसमें ये बोल रहा है he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। तो ये थोड़ा सा प्लीज पढ़िए, इसमें कहने का मतलब जो कह रहा है कि भाई जिस दिन प्रेसिडेंट बन जाए उस दिन वो वैकेट करनी पड़ेगी, वो प्रायर रेजिग्नेशन वाला नहीं आ रहा है इसमें। नहीं नहीं, आपको शायद मैं केस बताती हूँ, शायद मुझे लगता है नीलम संजीवा रेड्डी थे, उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो चेक कर लेंगे मैम, फिर वो चेक कर लेंगे, पर बेयर एक्ट कुछ और बोल रहा है। हाँ, जो तो उनको क्या करना पड़ा था, उनको पहले उस अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और उसके बाद उन्होंने वो भरा था, और उनको ये था कि भैया आप जीत जाएंगे, नहीं उन्होंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, उन्होंने वहां से रिजाइन किया, और उसके बाद वो उन्होंने भरा, और वो जीते भी बहुमत से, उनके अगेंस्ट एक भी वोट नहीं पड़ा था। इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हो? ये आप एक बार ना देखिएगा इसको, क्योंकि ये कहा गया है कि भैया किसी भी उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। अब जो है तो ये क्या शर्तें हैं? हाँ, छोटे आपका माइक आप अपना म्यूट कर लीजिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसमें ये कहा गया है कि भैया भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर एज उसकी पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण ना करता हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders। यानी कि मैम ये 100 कहाँ पढ़ा आपने? 59 में 58 में? ये 58। तो ये क्या कहते हैं, थर्ड है उसका, ये क्या कहते हैं कि भैया जो आपका आप जिसको कैंडिडेट बनाना चाह रहे हो, राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसको 100 लोगों ने सपोर्ट किया हो। 50 इलेक्टोरस जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ हम इनको जो है राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, उनके सपोर्टर हैं, और 50 सेकेंडर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है एमपीज के थ्रू, एमएलएस के थ्रू, क्योंकि वो उनको कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा अभी बताऊंगी 54 में कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है उनके इलेक्शन में। मैम तो 58 में बेयर एक्ट में तो नहीं लिखा ये, 58 का क्लोज 3 क्लॉज 3 है ही नहीं नहीं इसमें। नहीं, क्लोज 3 नहीं है मैम, इसमें नहीं है, हमारे में भी नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्लॉज 1 एंड A1 का है ABC, और फिर क्लॉज 2 और क्लोज 2 के Okay. बाद थर्ड दिया नहीं है, ना, फिर 59 आ एक्सेप्शन है, जाता है। फिर एक्सेप्शन है, कंडीशन Continuation है बस। इसको आप एक बार 59 नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसको आप नोट करिएगा अगर नहीं है वहां पे। प्लीज रिपीट कर दीजिए फिर। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, nomination of candidate must be subscribed by, nomination of candidate must be subscribed by at least 50 electors, nomination of candidate must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders। 50 electors as proposers and 50 electors as seconders। क्योंकि आपको ये तो जरूर ही पता होना चाहिए कि भैया 100 लोग इसको जो है
सहमति देते हैं, इसके समर्थन में खड़े होते हैं जब इसका पर्चा भरा जाता है ना, इसको सपोर्ट करने वाले होते हैं तभी तो इसका प्रपोजल होना चाहिए, और कुछ जो है इसको क्या करेंगे, सेकेंडर्स होने चाहिए 50 इसके पीछे, तो 100 लोग कुल मिला के होने चाहिए। अब जो बात आती है आपकी, अब इसके बाद बात करेंगे कि जो आपका 54 है वो क्या कहता है, क्योंकि 54 बड़ा जरूरी हो जाता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं जो राष्ट्रपति है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाएगा, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन होगा, कंसिस्टिंग ऑफ किस किस को उसमें जो है इंक्लूड किया गया है, तो फर्स्ट ये कहते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर, ध्यान रखिएगा इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर, जो कि चुन के वहां आए हैं, वो जो राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किए वो नहीं, जो चुन के आए हैं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों इलेक्टेड मेंबर्स। सेकंड ये कहते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, असेंबलीज, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उनको छोड़ के क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करीब 6 या 7 हैं कुल मिला के, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जहां पर कि आपको दोनों हाउस देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे वर्क करती है, जैसे राज्यसभा है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाती है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वहां की लोकसभा हो जाती है, कि वहां पर चुने हुए व्यक्ति आते हैं, वहां पे एमएलए आते हैं जो कि जनता के थ्रू चुने गए हों। तो बात हमने यहाँ पे की सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, कि भैया जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं वो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, 2 प्रकार के मेंबर हैं, एक तो दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर, और एक जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की उनके इलेक्टेड मेंबर्स, ये 2। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है आपका जो 54 है, और जो आपका आर्टिकल 55 है जो कि मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करता है, इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल 55 state includes the national capital territory of Delhi and union territory of Pondicherry। इनके अंदर इन्होंने कहा कि भैया हम 2 और स्टेट को क्या कर रहे हैं, इवन यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर रहे हैं। ये इसमें ऐड की गई थी आपकी 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, जो आपका 70वां संशोधन अधिनियम था, 70th मैडम आपने कॉन्स्टिट्यूशनल। बताया आर्टिकल 54, 55 एंड देखिए ये जो है 54 की ही डेफिनेशन है। 54 में ये कहा गया है कि भैया जो आर्टिकल, एक तो 54 खुद और एक जो 55 है जी, इसमें हम 2 यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर रहे हैं, और वो यूनियन टेरिटरी होंगी दिल्ली एंड पुदुचेरी। वैसे तो क्योंकि हमने तो स्टेट की बात की थी सिर्फ और सिर्फ, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी इसमें आपकी इंक्लूड की गई है कि भैया ये 2 भी पार्टिसिपेट करेंगी किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्योंकि यूनियन टेरिटरी की हम बात नहीं कर रहे थे, हमने सिर्फ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात की थी, यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं की हमने। तो इन 2 को ऐड किया गया, दिल्ली और पुदुचेरी। तो यहां पर आप ये समझ रहे हैं कि एक तो राज्यसभा और लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और 2 यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी और दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर हैं वो इसके अंदर क्या करेंगे,
पार्टिसिपेट करेंगे। नो नॉमिनेटेड मेंबर इन इलेक्टोरल कॉलेज, नॉमिनेटेड एक भी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको जब राज्यसभा बताया तो मैंने आपको बताया था कि 12 सदस्य जो है नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, है ना, उनके जो लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है, सोशल सर्विस है, उसके आधार पे, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैंने बताया था आपको कि 2 एंग्लो इंडियन भी पहले अपॉइंट होते थे लोकसभा में, हालांकि वो 104वें अमेंडमेंट से खत्म हो गया है 2020 में जो हुआ, तो लेकिन पहले करते थे, मतलब पहले तो थे ही, तो उनको कहा नहीं वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रेसिडेंट खुद ही तो नॉमिनेट करता है, तो वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब है कि भैया वो तो उसी के हक में जाएंगे ना। तो ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना ही कर सकता है। साथ ही साथ ये कहते हैं ऑल्सो इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इज डिसॉल्व्ड इट्स मेंबर डू नॉट क्वालिफाई टू वोट। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव आपकी डिसॉल्व हो गई है, भंग हो गई है, इमरजेंसी लग गई है, प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है, तो वहां पर वो उसमें क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसके जो मेंबर है वो क्वालिफाई नहीं करेंगे वोट देने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी राज्य विधानसभा क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, भंग कर दी गई है किसी कारण से, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है 5 साल का कार्यकाल होता है और उसके पहले भी उसको खत्म किया जा सकता है। तो अगर इमरजेंसी के दौरान खत्म कर दी गई है तो फिर वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मान लीजिए जैसे पुदुचेरी है, यहाँ पे क्या लग गया, प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है, ठीक, और जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो ये जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भंग हो गई है वो। अब ये कहते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 वो मैनर बताता है कि किस तरीके से वोट डलेंगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो एक फॉर्मूला है जिसके आधार पे वोट की गिनती होती है कि कौन वोट कितनी डाली जाएंगी किसको। तो एक तो ये इसमें बता दिया जाता है कि जो आपका इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक अनुपात में रिप्रेजेंटेशन होता है। किस तरीके से? इन कहते हैं जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आप जो वोट डालते हैं वो अनुपात में डालते हैं कि मैं पहले नंबर पे इसको रखूंगा, दूसरे पे इसको रखूंगा, तीसरे पे इसको रखूंगा, चौथे पे इसको रखूंगा, यानी कि आप जो है सबको डालेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आप सबको डालते हैं, प्रेफरेंस में डालते हैं, बस अंतर इतना है। जो आपके ये चुनाव होते हैं, जैसे एमपी के चुनाव होते हैं, उसमें तो आपको क्या है, या तो आप फूल पे दबा देंगे, मतलब बटन दबा देंगे, या आप जो है वहां पे हाथ पे बटन दबा देंगे, तो वहां पे आप प्रेफरेंस नहीं डालते, वहां पे तो सिर्फ आप ये कहते हैं भैया मुझे तो इसे जिताना है, वो बटन दबाया, बात खत्म, ठीक। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो सीएस के चुनाव होते हैं, मैंने उनमें भी यही देखा है, तो वहां पे भी प्रेफरेंस वोट चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भैया आप मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट है ए बी सी डी, तो आप बताएंगे कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे बी को रखा है, सेकंड प्रेफरेंस पे सी को रखा है, थर्ड प्रेफरेंस पे ए को रखा है और फोर्थ प्रेफरेंस पे डी को रखा है। तो वहां पर ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति जीत रहा होगा या कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि 50% उसने लिया ही नहीं, क्राइटेरिया ही उसका फेल हो गया, 50% लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो वोट डली है उनका 50% अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो वो रेस में बना रहेगा, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर 50% से कम आते हैं उसके वोट। तो वहां पर क्या है, वहां पर ये कहते हैं कि भैया आप जो है, अगर कोई व्यक्ति पहले ही बाहर हो गया तो वहां पे हम प्रेफरेंस देख लेंगे कि बाकी सबको किस हिसाब से प्रेफरेंस मिले हैं, फिर उस हिसाब से वोटिंग की जाएगी, मतलब काउंटिंग की जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो वोट है ना वो ट्रांसफरेबल है। आपका अगर कैंडिडेट नहीं जीता तो आपकी वोट ट्रांसफर होकर दूसरे को चली जाएगी, दूसरा भी नहीं जीतता तो फिर तीसरे को चली जाएगी। तो इस तरीके से ये ट्रांसफरेबल वोट है। मैम एक बार प्लीज दोबारा समझाएंगे, समझ नहीं आया।
ये आपको समझ नहीं आया प्रेफरेंस में, मतलब कि जब 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो वहां पे आप सिर्फ एक के लिए वोट नहीं डाल के आएंगे, बल्कि आपको प्रेफरेंस देना होगा कि मैं 1 नंबर पे इसको रखता हूँ, 2 नंबर पे वो जो बनी होगी ना, वो जो क्या कहते हैं, जो परफॉर्मा बना होगा उनके इलेक्शन का, चुनाव का, तो उसमें आपको 1 2 3 4 इस तरीके से अपना प्रेफरेंस डालना होगा कि आप किसको पहले नंबर पे चाहती हैं, दूसरे पे किसको चाहती हैं, तीसरे पे किसको, चौथे पे किसको। यानी कि अगर मेरा कैंडिडेट नहीं जीता तो ये वाला जीतना चाहिए, ये नहीं जीता तो ये वाला जीतना चाहिए, इस तरीके से। प्रेफरेंस आपकी प्राथमिकता पूछी जाती है कि पहले नंबर पे आप किसको देखना चाहते हो, दूसरे पे किसको देखना चाहते हो, अगर ये नहीं जीता तो फिर किसको जिताना चाहोगे, अगर वो भी नहीं जीता तो फिर किसको जिताना चाहोगे, इस तरीके से। अब जो है इसमें बात आती है वैल्यू ऑफ द वोट, कि एक एमएलए की कितनी वोट होगी, एक एमपी की कितनी वोट होगी, ये किस तरीके से डिसाइड किया जाए। तो ये बताया गया है आपको आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में ये कहा गया है कि जब हम एक एमएलए की वोट काउंट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द वोट एमएलए, एमएलए की वोट का मूल्यांकन किस तरीके से होता है, एक एमएलए की वोट का मैं बता रही हूं। ये कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की जो भी पॉपुलेशन है उसको लिखा जाएगा। मान लीजिए 10 लाख है तो 10 लाख अपॉन, यानी कि बटा में करके क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पे टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं उस लेजिस्लेटिव में है, मान लीजिए सिक्किम की है, ठीक है, तो वहां पर वो जो सिक्किम में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर है, मान लीजिए 40 है, तो ऊपर कितनी वहां की जो जनसंख्या है 10 लाख, नीचे जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हो गए 40, ठीक। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 1000 से। ये एक तरीका है कि जब आप एमएलए की वोट की काउंटिंग करते हो कि एक एमएलए कितनी वोट डालेगा, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बटे में किसको लिखोगे, अपॉन करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। और जब आप इस तरीके से ये अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको एक एमएलए की वोट निकल के आ जाएगी कि वो कितनी होनी चाहिए। तो इस केस में कितनी बैठ जानी चाहिए, ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, कि कितनी बैठ सकती है वो। जैसे 10 लाख बटा 40 गुना 1 बटा 1000, तो वो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो वो कट जाएगी, फिर जो बचेगा आपका वो उसकी वोट आ जाएगी। मैम 25 बैठ रहा है, हाँ, तो बस तो वही है उसकी एक वोट, यानी कि एक एमएलए की कितनी वोट 25। अब बात आती है वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी, एक एमपी की वोट कितनी होगी। तो जैसे यहाँ पे निकला एक एमएलए की वोट 25 है, यानी कि एक एमएलए जब वोट डाल रहा है तो उसकी एक वोट की कितनी वैल्यू है 25। तो यहाँ पर जब हम एमपी की वोट देखते हैं, है ना, वैल्यूज ऑफ एमपीज वोट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि जो सारे स्टेट के एमएलएज की जो वोट आई हैं उनका हम टोटल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। मान लीजिए कि हमारे 30 स्टेट हैं कुल मिला के, यानी 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 30 मिला ली हमने। अब उन 30 स्टेट में जितने एमएलएज हैं और उन एमएलएज की जितनी वोट है उन सब की काउंटिंग यहाँ लिखी जाएगी। वो लाख में हो जाए, करोड़ में हो जाए, कितना भी हो जाए, वो सारी वैल्यू एक जगह ऊपर, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट के एमएलएज की वोट्स की वैल्यू, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट।
तो फिर यहाँ पर जो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनकी संख्या नीचे लिखी जाएगी। जैसे मैंने वहां पे तो 40 बताया था कि मान लीजिए उस एक स्टेट का हमें निकालना है तो उसमें इतना था, तो यहाँ पे मान लीजिए उसकी संख्या कितनी हो गई, 550 और 250 उसमें और मिला लीजिए, तो ये लास्ट पार्ट 600 रिपीट करेंगे प्लीज। अपॉन क्या? अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, total number of elected members of the parliament. Of the It means parliament. at the Total time of number- election. क्या? मान लो टोटल मेंबर उस टाइम कुछ रिजाइन कर दिए होंगे, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जितने एमपी होंगे। हाँ, जितने उस समय होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, ठीक है ना, उस समय जितने होंगे प्रेजेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऊपर तो सारे जो एमएलएज हैं उनकी वोट का वैल्यू, और अपोन में करके कितना भैया, जितने वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या। और इससे क्या निकलेगा, इससे आपका निकलेगा ये कि एक एमपी की जो वोट है वो कितनी होगी। मैडम इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जैसे ऊपर 1/1000 है, यहाँ कुछ नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 100 नहीं 1000, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से वो निकल जाएंगी कि ये जो है कितनी होंगी। इसलिए आप देखते हो कि जब गिनती होती है तो वहां लाखों में आती है वो, कि इतनी लाख से वो विजयी रहे, इतनी लाख से वो विजयी रहे। तो इसी वजह से जो वोटिंग होती है, क्योंकि वो एक व्यक्ति की वोट करीब बैठ जाती है 25,000, तो उस हिसाब से हो जाती है ये लाखों में और इतने में काउंटिंग। मैम आपने बताया जिसमें प्रेसिडेंट रूल है वो तो एलिजिबल ही नहीं होंगे वोट करने के लिए, तो दैट मींस उस क्या, तो वो तो एलिजिबल है ही नहीं, उसमें क्या है? तो उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन तो फिर होगा ही नहीं उसमें, मतलब नहीं जो है होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो स्टेट काम करने की स्थिति में है ही नहीं, वो संविधान के अनुसार चलने की स्थिति में है ही नहीं, तो वो मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करके करेंगे क्या जो संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। नहीं, उसके राज्यसभा के मेंबर तो पहले ही आ चुके हैं ना, तो वो रिप्रेजेंटेशन देंगे उसके यहाँ से, राज्यसभा में आई गए होंगे उस स्टेट से इलेक्ट होकर पिछले 2-2 साल करके, तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन तो स्टेट का आएगा ही आएगा। ओनली एमपीज का वो रहेगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो राज्यसभा में मेंबर आते हैं वो भी तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे तो उस स्टेट का कोई ना कोई होगा राज्यसभा में होगा, क्योंकि एक तिहाई तो ही है 2-2 साल के लिए, 6 साल को बिल्कुल होगा, वो तो बिल्कुल होगा। जब 1/3 मेंबर उसके वो होते हैं, रिटायर होते हैं 2 साल के बाद। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि वहां पे जो शेड्यूल 4 है उसमें बताया गया है कितनी सीटें किस स्टेट की होंगी। तो ये तरीका है किसका, ये है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से वोट डलेंगी, एक एमपी की कितनी वोट होगी और एक एमएलए की कितनी वोट होगी। और ये आपको पता चल ही गया कि ये कैसे होता है, आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। अब आगे जो बात की जाती है वो बात की जाती है कि अगर कभी भी जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है ना, कभी भी ये रहता है कि ये जो इलेक्शन हुआ है गलत हुआ है, इसमें जो है फेयरनेस नहीं रही है, ठीक, या फिर ये जो है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, या इसमें जो है ये लोग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ऐसे विवादों का जो सुलझाव होगा, जो इसको सुलझाएगा वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ऐसा कहाँ कहा गया है, ऐसा कहा गया है आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 इसकी बात करता है। वो ये कहता है कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, ठीक है। उसको कौन रिजोल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब बात आती है कि जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसके बाद जो ओथ है वो कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को, तो वो राष्ट्रपति को ओथ दिलवाई जाती है, आर्टिकल 60 में बताया गया है, सीजीआई के थ्रू।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। और अगर मान लीजिए उस समय सीजेआई नहीं है या वो असमर्थ है उस समय, तो वहां पर जो सीनियर मोस्ट जज होगा किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, वो उनको शपथ दिलवाएगा। ये कहना है 60 का। उसके बाद बात आती है आपकी जो आर्टिकल 56 है, वो बात करता है आपकी टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि पद का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो कहते हैं 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस तारीख से वो अपने पद पर आता है उस तारीख से 5 साल का समय उसको दिया गया है, 5 years, provided that the president may by writing under his hand address to the vice president resign his office। ये भी कहा गया है कि 5 साल तक के लिए वो है, लेकिन अगर वो इससे पहले भी चाहे तो अपना इस्तीफा दे सकता है, किसको, उपराष्ट्रपति को, लिखित में, या फिर उसको, ये कहते हैं फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन be removed by impeachment in manner provided in article 61, या फिर उसको संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाकर हटाया भी जा सकता है, जैसा कि आर्टिकल 61 में बताया गया है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, और वो तब तक उस पद पर रहेगा जब तक कि उसका सक्सेसर या उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। किसका उत्तराधिकारी, उस पद का उत्तराधिकारी उस पर नहीं आ जाता है, तब तक वही उस पद पर बना रहता है ना। मान लीजिए इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो तब तक वही व्यक्ति उस पद पर रहेगा जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है, सक्सेसर नहीं चुन लिया जाता है। तो वो उससे पहले भी रिजाइन कर सकता है, इतना कहना है इनका 56 में। और 57 बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, क्या कोई व्यक्ति दोबारा भी री इलेक्ट हो सकता है, या फिर उसकी एज पार हो जाएगा वो, कि ये तो इतनी एज का हो गया है तो नहीं हो सकता, उतनी एज का हो गया है तो नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर भी कोई मैक्सिमम एज नहीं बताई गई है कि भैया इतनी एज के होने के बाद वो रिटायर हो जाएगा या वो नहीं बनेगा। ये कहते हैं कि री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल रहता है, वो एलिजिबल है, और जितनी बार चाहे उतनी बार उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यहाँ अमेरिका की तरह कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, नहीं, वो 5 बार बन सकता है, 10 बार बन सकता है, 7 बार बन सकता है, जितनी बार चाहे। री इलेक्शन पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में जो इम्पीचमेंट है उसका क्या प्रोसीजर होता है, जो आर्टिकल 61 है वो क्या है, और साथ ही साथ जो पावर दी गई है इनकी, जैसे आर्टिकल 53 में दी गई है, आर्टिकल 123 में दी गई है, आर्टिकल 72 में दी गई है, वो जो पावर्स है वो क्या क्या है, किसकी, प्रेसिडेंट की। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं अब चलती हूँ।